गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। हमने एक चैप्टर है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज हम कृतिका के से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में किस प्रकार से वो रहती थी, किस प्रकार उसकी नानी और उनके पापा, उनके जो पिताजी हैं, उनकी मम्मी हैं, उनका स्वभाव कैसा था और कैसे वो पुराने ख्यालात की थी, इस तरीके से कैसे उनका रहना था, ये सब उन्होंने अपने बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी जो चैप्टर है मेरे सन की औरतें, उसका अध्ययन करते हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना मानसी? मनीष गोस्वामी, मनीष, हेलो, यस मैम। आवाज़ सुनाई दे रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ। मेरे संग की यस मैम। औरतें, इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने कभी उन्हें देखा नहीं कि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी की से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी। लेखिका मृदुला गर्ग है, वो बता रही है कि मेरी एक नानी थी, कि जाहिर है कि मैं नानी थी, मैंने उनको कभी नहीं देखा था। और क्योंकि जब मेरी माँ की शादी हुई थी तो शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो लेखिका कह रही हैं कि शायद नानी से कहानी ऐसा समझा जाता है कि नानी होती है, दादी माँ होती है, वो कहानी सुनाती है। तो लेखिका ये कह रही है कि मेरे नानी से कहानी न सुनने के कारण हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ बनानी पड़ी। क्यों खुद कहानियाँ कैसे बनाई? क्योंकि वो लेखिका थी। जो लेखक होता है वो कहानियाँ, निबंध ये लिखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तीन बहनों की खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भली न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनो। कि नानी से तो कहानी भली न सुनी हो, कि क्योंकि नानी से कहानी भली क्यों नहीं सुनी हो? क्योंकि नानी की मृत्यु उनसे उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। तो वो कह रहे हैं, लेखिका कह रही है, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनो। यानी नानी किस तरह से उनका बिहेव था, किस तरह से वो रहती सहती थी, ये सब उन्होंने अपनी माँ के मुख से सुना था। इसलिए वो कह रही है कि नानी की कहानी हमने ज़रूर सुनी थी। और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया, कि बाद में हमने जो नानी की कहानी सुनी उसका जो मकसद क्या था, वो हमें जब हम बड़ी हो गई, परिपक्व हो गई, समझदार हो गई, तब हमें समझ में आया। शायद अ, पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। उन्होंने इतना पहले तो इतना ही जाना था कि उनकी नानी थी वो पारंपरिक थी, और यानी परंपरागत रूप से रहने वाली थी, अनपढ़ थी यानी बिना पढ़ी लिखी थी, और पर्दानशी थी। पर्दानशी यानी जो पर्दा करती हैं, जो घूंघट निकालते हैं, उसे कहते हैं पर्दानशी। तो वो पर्दानशी औरत थी, जिसके पति थे, यानी उनके नानी के जो पति थे, वो जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद ही तुरंत वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने के अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब वो विलायत चले गए, विलायत किसे कहते हैं? फॉरेन कंट्री को, कि कोई फॉरेन कंट्री चला जाता है तो उसे कहते हैं विलायत। जब वो फॉरेन कंट्री चले गए, किसी दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ की जो रीति रिवाज थी, वहाँ का जो कल्चरल था, उसमें उनके नाना थे वैसे ही अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन उनकी नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और वो जैसे रहती थी पहले वैसे ही रहती थी।
उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया। उन्होंने अपनी कोई भी उनकी इच्छा है और या उनको ये कोई पसंद नहीं आ रहा है, ये कोई आकांक्षा है या उनकी ये कोई पसंद है नापसंद है, इसका इजहार है वो अभी कभी अपने पति पर नहीं किया। यानी एक जो शादीशुदा औरत होती है वो अपने पति को सब कुछ बातें बताती है कि मेरी पसंद क्या है, मुझे क्या खाना अच्छा लगता है, क्या घूमना अच्छा लगता है, अपने बारे में बताती है। लेकिन उनकी नानी ने ऐसा कभी भी अपने पति को नहीं बताया। अब अपना प्रश्न यहाँ से ऐसे बना रहा है कि लेखिका की नानी है वो कैसे रहती थी, कैसे औरत थी। तो उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो कि लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। और फिर दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि नानी के पति शादी के तुरंत बाद छोड़कर उन्हें कहाँ चले गए थे। तो शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिर तीसरा प्रश्न अपना एक और बन रहा है यहाँ से छोटा कि वो कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे विलायत से। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे थे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो नानी के ने अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी नहीं किया। आगे पढ़ते हैं। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। जब वे कम उम्र में थी और नानी ने खुद को ऐसे पाया कि वो मौत के करीब है, उनकी जो देहांत है उनका वो होने वाला है। तो 15 वर्षीय जो उनकी इकलौती बेटी थी उनकी यानी उनकी माँ थी वो उन्होंने उस बात से उन्हें इतना डर लगा कि उनकी बेटी यानी लेखिका की जो माँ है उनकी शादी करनी चाहिए। तो वे इसके लिए एकदम से मुँह जोर उठी यानी कि एकदम से वो मुँह जोर हो उठी। यानी बहुत बोलने वाले, मुँह जोर किसे कहते हैं जो बहुत बोलता है। तो उसके लिए उन्हें एकदम फिक्र हो गई थी। नाना ने उन्हें कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो जो उनकी जो बेटी थी यानी लेखिका की जो माँ थी उसके लिए उन्होंने अपने पति से कहा कि वो जो स्वतंत्रता सेनानी है प्यारेलाल शर्मा उनसे मिलना चाहती है। और सब दंग हैरान रह गए। यह बात सुनकर सब लोग हैं वो दंग रह गए यानी हैरान हो गए कि जो कभी नहीं बोलने वाली जो औरत है आज इतनी बड़ी बात कह रही है कि मुझे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो प्यारेलाल शर्मा से मिलना है। तो यह सब सुनकर हैरान हो गए। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। लेखिका की कौन सी बात से सब लोग हैरान हो गए। तो यहाँ से दंग रह गए या दंग रह गए तो अंडरलाइन हम यहाँ से करेंगे। जब नाना से उन्होंने यह कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त, यहाँ से कर लीजिए, नहीं, उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है तो सब लोग दंग हैरान रह गए। यानी नाना से उन्होंने ये कहा, यहीं से लगा लीजिए, नाना से जब उन्होंने ये कहा अपना पर्दे का लिहाज छोड़ दिया और कहा कि वह उनके जो दोस्त है स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहती है तो ये बात सुनकर सब दंग रह गई। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। जिस पर्दानशी औरत ने यानी जो पर्दानशी यानी जो पर्दा करने वाले औरत थी वो पराये मर्द से यानी किसी दूसरे व्यक्ति से क्या खुद अपने मर्द से यानी खुद अपने आदमी से
एकदम मुंह खोलकर, यानी अपने उसकी क्या इच्छा है क्या अनिच्छा है कभी उसके बारे में नहीं बताया। ऐसी औरत जब दूसरे आदमी के लिए बात कर रही थी और आखिरी वक्त में वो अजनबी से क्या कहना चाह रही थी, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। तो उन्होंने ये सोचा कि अब है जो नानी की मृत्यु है वो करीब ही है, और मामला है वो बड़ा ही नाजुक है, तो और वक्त की कमी है। तो वो जो उसके नाना थे वो उस बात को समझ गए। सवाल जवाबों में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे जिद बहस करूंगा कि तुम प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती हो, और तो ये वक्त ही बर्बाद होगा। तो उन्होंने इस वक्त को बर्बाद करने के बजाय वो अपने फौरन यानी तुरंत उनके प्यारेलाल शर्मा के पास गए अपने, और अपने दोस्त को अपने साथ लिवाए और बीबी के सामने पेश कर दिया, यानी सामने बिठा दिया कि आपको जो कुछ भी पूछना है इससे पूछ लीजिए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। जो नानी जो कह रही थी वो और भी हैरत अंगेज था, यानी वो भी और भी आश्चर्य में डालने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि हम अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। तो जब उन्होंने अपने जब नानिया के पास वो प्यारेलाल शर्मा को पेश किया गया, तो जब उन्होंने उनसे जो कहा वो और भी आश्चर्य में डालने वाला था। उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से ऐसे कहा कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पति हैं, ये तो साहब है, यानी ये तो अंग्रेजी सभ्यता उसका अनुसरण करने वाले हैं। तो और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लड़की की शादी है वो किसी साहबों के फरेबदार से न हो, कि जो फरेबदार किसी जो साहब यानी अंग्रेजों की जो आज्ञाकारी हैं, गुलाम हैं, उनसे नहीं हो। मैं तो केवल आप तो केवल इतना कीजिए कि कोई आज़ादी का सिपाही यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो अपना योगदान देता है उसको ढूंढकर इसकी मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ तक करवा दीजिए से नानी ने उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा से क्या कहा। तो उन्होंने कहा से लेके शादी करवा दीजिएगा यहाँ तक कर लीजिए। उन्होंने ये कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, इसलिए आप अपनी तरफ से आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिए। तो लेखिका मृदुला गर्ग कर रही है कि कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी, यानी उनको तो कोई आज़ादी नहीं थी, अपनी आज़ादी से बेखबर जो औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था कि देश है वो अपना स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ऐसा जुनून उसका मन में था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे अपने निजी जीवन में स्वतंत्र काफ़ी आज़ादी ख्यालों की, यानी वो अपने निजी जीवन में काफ़ी क्या थी, आज़ाद ख्याल की थी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, यानी नाना की ज़िंदगी से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, वो जैसा जीवन जीते थे वैसे उन्हें जीने दिया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भी अपने हिसाब से जिया। और पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका कह रही है मृदुला गर्ग कि पारंपरिक रूप से वो रहती थी, घरेलू थी और उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से कि वो एकदम चुपचाप जीती थी, जैसे खामोश रहती थी, घर के काम है वो कर लिया करती थी और अपनी पति की इच्छा अनिच्छा का कोई भी ऐसे ध्यान नहीं रखती थी। वो कि मेरे पति है वो मेरे मेरे लिए ऐसा सोचते हैं।
तो ये मैं उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग जीऊँ नहीं, वो अपने हिसाब से जीती रही और वो अपने हिसाब से जीती रही। तो वो कह रहे हैं कि आज के हिसाब से वो क्रांतिकारी ना रहा हो, लेकिन दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही है। कि लेकिन जैसे उनके पति जीते थे, साहब का जीवन बिताते थे, वैसी जिंदगी जीना, नहीं जीना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आज़ादी है, लेखिका का यह मानना है। आगे पढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। खैर, इस तरह वो कह रहे हैं कि मेरी माँ की शादी इससे भी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। कि आईसीएस के इम्तिहान से बैठने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उन्होंने देश के स्वतंत्रता कराने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें उनके आंदोलन में वो भाग ले रहे थे, इस कारण उन्हें परीक्षा से बैठने से रोक दिया गया। इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग। यहाँ से मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान से बैठने से रोक दिया गया। लेखिका के पिता को कैसे रोक दिया गया था? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, इसलिए उन्हें आईसीएस के इम्तिहान यानी परीक्षा से रोक दिया गया था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, जिसकी जेब में यानी जो एकदम से जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा, यानी पुश्तैनी किसे कहते हैं? जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे। जैसे आपके पिताजी हैं, उनको जो धन की प्राप्ति है वो अपने दादाजी से हुई है, दादाजी को उनके पापा से, तो और आपको है अपने पापा से मिलेगी, तो उसे कहते हैं पुश्तैनी पेशा, जो मतलब घर से जो परंपरा से चलता आ रहा हो। तो वो कह रहे हैं कि उनके जेब में पुश्तैनी पैसा नहीं था, यानी उनके जो कोई भी पुराना पैसा जो विरासत में मिला हुआ नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उनकी लेखिका कह रही है कि मेरी माँ थी, वो अपनी माँ यानी उसकी नानी की, लेखिका की नानी की तरह, और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में, क्योंकि गांधी जी वो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, तो उनके सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने को मजबूर हुई। क्योंकि उनके पापा थे वो एक अभावग्रस्त व्यक्ति थे, वो अपनी सारी पत्नी की इच्छा है वो पूरी नहीं कर पाते थे, इसलिए वो सादा जीवन जीने को मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। हाल क्या था कि वो खादी की साड़ी पहनती थी, तो खादी की साड़ी थी, लेखिका की माँ को बहुत भारी लगती थी, तो उनकी कमर में चनका पड़ जाता था। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती। लेखिका की माँ क्या करती कि रात भर जागती कि किस तरीके से मैं ये खादी की साड़ी पहनूं। उसका वो जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो रात रात करती थी, जिसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, जिससे क्या है उसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े दूसरों के सामने। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। वो लेखिका कहती हैं, बता रही है कि वो खादी की साड़ी जब पहनती थी तो उन्हें पहनना नहीं आता था उनकी अम्मा को, उनकी माँ को, तो वो रात रात भर इसका प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी, ताकि सुबह उसको किसी के सामने शर्मिंदा ना होने पड़े, इसकी साड़ी पहननी भी नहीं आती। तो उनकी जो सास थी, लेखिका की जो दादी माँ थी, वो ऐसे कहती थी दूसरे लोगों की कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और टांग दी, कि उसे धो लो और पोंछ दो और सिर्फ टांग दो, बस इतना ही है। गनीमत की है कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की कोशिश नहीं करी। आगे पढ़ते हैं। क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से कासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे।
बस जात से वे हिंदुस्तानी थे और बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ये लेखिका कह रही है कि उन्हें छीके पे से उतारने की कोशिश करी, यानी उन्हें जितना काम आता था उनसे ही काम चला लिया गया, उनको और कुछ नहीं कहा गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो वो कह रहे हैं इसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो ये हो सकती है कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। साहब किसे माना गया है? अंग्रेजों को, कि अंग्रेजों की जो सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करने वाले थे, उसके ससुराल वाले भी। और मेरे नाना पक्के साहब माना जाते थे। हमने पढ़ा था कि उनके जो लेखिका के नाना थे वो बैरिस्ट्री पढ़कर विलायत गए थे, तो उनके नाना थे वो पक्के क्या थे? साहब थे। बस वे जात से हिंदुस्तानी थे, यानी वो रहते यहाँ इंडिया थे, भारत रहते थे और जात से हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनका जो चेहरा मोहरा था, उनकी जो रंग ढंग था, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, वो सब अंग्रेजी में ही थी। और वो मजे की बात यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। और लेखिका कह रही है कि मजे की बात यह है कि हमारे देश में जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, जो आज़ादी को, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ही वो हो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। उन्हीं अंग्रेजों की वो बड़े प्रशंसा करते थे। कौन? उसके नाना। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। इसे रोमांचक और क्या परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के दिलचस्पी को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। लेखिका बता रही हैं कि वो जो मेरे नाना थे वो एक तरह से साहबी थे, और जो मेरे पापा थे वो क्या थे? गांधी नेहरू हो या जो लड़ाई गांधी नेहरू थे जिन्होंने स्वदेश को स्वतंत्र कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उनके वो प्रशंसक थे। जेब उनकी खाली थी और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उनके साहबी ससुर का था। जेब उनकी खाली कैसे थी? क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि उनके ससुर यानी जो वो लेखिका है उसके जो नाना थे वो एक दबदबे वाले यानी समाज में प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। तो लेखिका कह रही हैं कि एक आन बान शान वाले साहब से ने उनके सिर्फ लड़के को अपनी नाजुक लड़की दे दी थी, कि एक आन बान शाह वाले साहब ने, कि अपनी आन बान शान रखने वाले एक साहब ने, यानी उनके नाना ने एक सिर्फ लड़के को, यानी आज़ादी में भाग लेने वाले लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। ये किसी परी कथा से कम नहीं होती, क्योंकि आप लोग जो बच्चे होते हैं वो परी कथा सुनते हैं ना, कि वैसे परियां हैं वो रात को आती है और वो इस तरीके से अपना जादुई करतब दिखाती है। तो लेखिका इसी तरह से कह रही है कि उसके नाना के साथ नाना ने एक आज़ादी के सिपाही से उसकी माँ की शादी कर दी। यह किसी परी कथा से कम नहीं थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्मी की ओर गाढ़ा बना चुकी थी। कि नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, उसकी नानी की जब मृत्यु हुई तभी तो उन्होंने कहा था कि मेरी पुत्री की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करा दी जाए। तो वो कह रहे वो है उनके नानी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वह, और दूसरी नाना की रजामंदी, यानी नाना ने समय को देखा कि इसकी मृत्यु है वो करीब है और ये जो कह रही है उसको मान लेना चाहिए, तो उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी थी। ये कह रहे हैं ये किसी रोमांचक उपकथाएं से कम नहीं है।
दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादू नहीं पड़ती थी। और दूसरी क्या थी कि उनकी माँ थी वो खूबसूरत थी, नाजुक थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, यानी दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो अपना ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता से जीवन जीती थी। तो इसलिए वो किसी परिजात से कम नहीं मालूम होती थी। उन्हें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी वो इतनी नाजुक थी, कोई उससे भारी भरकम काम करवा ले, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी थी। और कोई भी अगर कोई मजबूत काम कराना हो, कोई ठोस काम कराना हो, तो उसके लिए उनकी ज़बानी राय है वो ज़रूर मांगी जाती थी, यानी पूछा उनसे ज़रूर जाता था कि ये काम है वो ऐसे कर लिया जाए या नहीं। और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी, और फिर वो जैसा कहती थी वैसा ही किया जाता था, यानी उनकी बात को माना जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बेल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुर्द मर्जाद पिताजी भी। मुस्तैद रहना यानी तैयार रहना, चुस्त रहना, तत्पर रहना। तो लेखिका कह रही है कि मैंने दादी को ये कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हैं, कि हम हाथी पे हैं वो हल नहीं जुतवाया करते, हम पे बेल है, यानी हमारे बेल हैं। और उनको लेखिका कह रही है कि बचपन में तो हमें इस जुमले का, इस बात का कोई अर्थ समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे हम इसका भावार्थ है वो समझ गए थे कि हम बच्चों की ममतालू परवेश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, कि हम बच्चे हैं उनकी परवरिश में उनको कैसे पालना है, किस तरीके से रहना है, इनके माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, यानी तत्पर रहते थे कि बच्चों को किस तरीके से रखना है, उनको कैसा खाना देना है, किस तरीके से उनकी शिक्षा होनी है, ये सब ध्यान रखते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुर्द मर्जाद पिताजी भी, कि दादी और उनकी जिठानियाँ ये ध्यान नहीं रखते थे, खुर्द मर्जाद भी ध्यान रखते थे, और इन पिताजी भी इसका ध्यान रखते थे। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास है उसका टाइम है वो ओवर हो चुका है। इसमें आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? पूछना है क्या? नहीं पूछना क्या? नो मैम। ठीक है बेटा।